नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी में और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये मनोविज्ञान की क्लास नंबर 41 है। इसमें हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और बाल विकास की ये चौथी क्लास है। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, एक वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये मेरे फ़ायदे की चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पर गारंटी ले सकता हूँ कि आपके इस वीडियो को देखने के बाद 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप टेट एग्ज़ाम कोई से भी राज्य का या केंद्र का देने जा रहे हैं। और ख़ास करके रीट, सीटेट और यूपी टेट, MP वर्ग 3 इत्यादि एग्ज़ाम में इनको पूछा ही जाता है। आपको शायद पता नहीं है या फिर आपने पहले नहीं दिया है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके 2 नंबर से कम नहीं आने वाले हैं अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर पसंद आए तभी इसको लाइक कीजिएगा, कोई वैल्यू आपको मिले तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहला सिद्धांत देखिए आप, निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है और अभिवृद्धि जन्म से शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अभिवृद्धि जन्म से शुरू होकर एक निश्चित अवधि तक ही चलती है। विकास को हम जो है ऑल ओवर हमारे शरीर के जितने भी जीवन पर्यंत बदलाव होते हैं, या हमारी बुद्धि, व्यक्तित्व, हमारी लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि सभी इस विकास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभिवृद्धि में हमारी शारीरिक बाहरी जो भी चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड होती है, जैसे कि हमारी लंबाई, चौड़ाई, हमारा भार, हमारा तापमान इत्यादि अभिवृद्धि में ले सकते हैं। तो विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभिवृद्धि जन्म से शुरू होती है। याद रखिएगा इसको। सेकंड पॉइंट देखिए अब, तो प्लीज़ यार लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस PDF को डाउनलोड करके अपना दोबारा से रिवीजन जरूर कीजिएगा। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सिद्धांत देखिए, अनियमितता का सिद्धांत। विकास भले ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसकी गति अनियमित होती है। हमने पिछली बार पढ़ा अभी पहले सिद्धांत में, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए आप, विकास भले ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है किंतु इसकी गति अनियमित होती है। जैसे शैशवावस्था में गति तीव्र है, बाल्यावस्था में गति मंद होती है विकास की, और किशोरावस्था में दोबारा से तीव्र हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि विकास अनियमित होता है, ठीक है। याद रखिएगा सेकंड पॉइंट को भी। तीसरा सिद्धांत देखिए आप, और जो कि इम्पोर्टेंट पड़ेगा आपके लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, जिसे फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। जब एक ही अवस्था के विकास में विभिन्नता दिखती है, बच्चे दो एक ही अवस्था के हैं लेकिन उनके विकास में विभिन्नताएं दिख रही हैं, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होती हैं। और हमारे सिद्धांत का नाम भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ही सिद्धांत या नियम है, जिसे फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो जब एक ही अवस्था के विकास में विभिन्नता दिखाई दे तो यह नियम व्यक्तिगत विभिन्नता का होता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक साथ जन्म लेने वाले बच्चों में एक बच्चा लंबा है और एक नाटा है, ये कौन से विकास के सिद्धांत या नियम के अनुसार हैं? और आपको ऑप्शन में 4 सिद्धांत के नाम दिए जाएंगे, तो आप कौन सा लगाएंगे ये आप समझ चुके होंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम वहाँ पर राइट करके आना है आपको, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप एक बार फिर से देख लीजिए। एक साथ जन्म लेने वाले बच्चों में एक बच्चा लंबा है और दूसरा नाटा है। इसका अर्थ है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है, दोनों अपने अपने स्तर पर अपना अपना विकास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे सिद्धांत की ओर, समरूपता का सिद्धांत, ठीक है। भिन्नता किसी भी कारण से हो, सभी बच्चों के विकास में एक निश्चित समरूपता पाई जाती है। जैसे जन्म के बाद बच्चा पहले बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना और फिर दौड़ना सीखते हैं। अभी आपको यहाँ पर भिन्नता के बारे में मैंने बताया पिछले सिद्धांत में, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है। भिन्नता किसी भी कारण से हो लेकिन बच्चों के विकास में एक निश्चित समरूपता जरूर पाई जाएगी। जैसे कि जन्म के बाद बच्चा पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा और फिर
दौड़ेगा। यहाँ पर सभी बच्चे इसी प्रकार की विकास से गुजरते हैं, सीक्वेंस वाइज। तो इसको भी याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एग्ज़ाम में सीधे आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और ऑप्शन देकर आपसे सिद्धांत का नाम पूछा जाएगा, तो याद रखना आपको ज़रूरी है सभी के, ठीक है। नंबर 5 देखिए आप, समान प्रतिमान का सिद्धांत हरलोक, ठीक है। हरलोक के यहाँ पर 2 या 3 मैं लेकर आया हूँ, टोटल 10 हैं हमारे पास। ये नियम और सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। इनमें से हरलोक वाले आप ज़रूर से ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये महिला हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो कि हरलोक ने दिया है, सभी जीवों का विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही होता है। जैसे गधे के सर पर सींग नहीं होते, शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता और मनुष्य के 3 कान नहीं होते। एकदम सही बात कही है इन्होंने। सभी जीव अपने अपने समान प्रतिमान के रूप में ही विकास करते हैं। तो ये कुछ आदतें या कुछ गुण जन्म से ही लेकर आते हैं। 6 पढ़िए, एकीकृत या एकीकरण विकास का सिद्धांत। दोबारा से हरलोक का सिद्धांत है, एग्जाम में हरलोक के सिद्धांत पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से आपको कहना चाहता हूँ कि याद रखिएगा थोड़ा सा। तो छठा, एकीकृत विकास या एकीकरण विकास का सिद्धांत जो कि हरलोक का है। शरीर के सभी अंग एक साथ एकीकृत होकर अपने अपने निश्चित अनुपात में विकास करते हैं। कोई भी अंग अपना स्वतंत्र विकास नहीं करता, ठीक है। शरीर के सभी अंग एक साथ एकीकृत होकर काम करते हैं या एकीकृत होकर अपना अपना विकास करते हैं, लेकिन कोई भी अंग अपना स्वतंत्र विकास नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चे का सिर्फ हाथ का विकास हो रहा है, सिर्फ हाथ लंबा हो रहा है, वो पूरा लंबा नहीं हो रहा है, ये कहना चाहता है ये। एग्जाम्पल पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि बालक के हाथ में वृद्धि होगी तो उसी समय पैर में भी वृद्धि होगी, किंतु दोनों का अपना अपना निश्चित अनुपात होगा, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़िए, अब 7वां सिद्धांत हम पढ़ेंगे, निश्चित दिशा का सिद्धांत, मस्तिष्क अधोमुखी निकट दूर विकास का सिद्धांत। एक बार फिर से मैं आपको नाम पढ़ा रहा हूँ, निश्चित दिशा का सिद्धांत, मस्तिष्क अधोमुखी या निकट दूर विकास का सिद्धांत। याद रखिएगा, पढ़ते हैं। बालक का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। वह दिशा सर से पैर की ओर तथा केंद्र से परिधि की ओर होती है। एक बार फिर से, वह दिशा सर से पैर की ओर तथा केंद्र से परिधि की ओर होती है, ठीक है। ये दोनों दिशाएं देख लिया आपने। अब देखिए आप, इसकी 2 विचारधाराएं हैं। पहली है सिफोलोकोडल, इसके अनुसार बालक का विकास सर से पैर की ओर होता है, ठीक है। पहले सर का होगा, फिर दोबारा वहाँ से पैर की ओर विकास होगा, और यही विचारधारा मान्य भी है, ठीक है। मान्य से काम रखिएगा, आपसे एग्जाम में सीधा इससे प्रश्न आता है और वहाँ पर आपको सिफोलोकोडल दिख जाएगा या फिर निश्चित दिशा का सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा। सेकंड विचारधारा भी हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका नाम है प्रोक्सिमो डिजिटल, ठीक है। इसके अनुसार बालक का विकास हृदय से स्नायुमंडल से सिर और फिर पैर की ओर होता है, ठीक है। यही है केंद्र से परिधि वाला, ठीक है। लेकिन आपको मोस्टली याद रखना है जो मान्य है, सिफोलोकोडल, इसके अनुसार बालक का विकास सर से पैर की ओर होता है, और ये कौन से सिद्धांत के तहत दिया गया है? निश्चित दिशा का सिद्धांत, मस्तिष्क अधोमुखी और निकट दूर विकास का सिद्धांत के तहत। याद रखिएगा, नहीं याद रहता है तो PDF डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल से और दोबारा से रिवीजन कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको बता दिया है एग्ज़ाम में 110% ये पूछा जरूर से जाएगा यहाँ से प्रश्न। अब आपके ऊपर है कि आप कितने सीरियस होते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत। पॉइंट देखिए यहाँ पर, शरीर के सभी अंगों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। शरीर के सभी अंग पहले सामान्य रूप से विकसित होते हैं, फिर उनमें विशिष्ट गुण आते हैं, धीरे धीरे उनमें विशिष्ट गुण आते हैं और उनका पूर्ण विकास हो जाता है। एग्जाम्पल पढ़िए आप। पहले बालक पूरे पैर का संचालन करता है। जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो पूरा पैर चलाता है एक साथ। थोड़ा सा बड़ा होता है या उसके थोड़ा सा विकास होता है तो वो घुटनों का संचालन करना सीख जाता है। फिर थोड़ा सा और विकास होते ही
टखनों का संचालन करना सीख जाता है और लास्ट में आकर वो उंगलियों का संचालन करना सीखता है। तो यहाँ पर विकास पहले सामान्य अंगों का होता है, फिर विशिष्ट अंगों का धीरे धीरे होता जाता है। यही इस सिद्धांत का कहना है। ठीक है, याद रखेंगे सभी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलो यार। नवा सिद्धांत है हरलोक का, और मेरे हिसाब से ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत रहने वाला है। ठीक है, इसका नाम है वर्तुलाकार, चक्राकार और स्प्रिंग नुमा विकास का सिद्धांत, जिसके जनक हैं हरलोक। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बालक का विकास वर्तुलाकार रूप में होता है। ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम भी आपको शो करूंगा अभी। वर्तुलाकार का अर्थ होता है इस प्रकार से। ठीक है, अर्थात बालक की लंबाई में वृद्धि होगी, यानी कि ये लंबाई मान लीजिए आप, लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ ही में चौड़ाई में भी उसके वृद्धि होगी। और जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करेगा तो संधि काल के माध्यम से करेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक गोला, तो ये संधि काल होता है। ठीक है, इसके अनुसार अभी आप डायग्राम देखिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर डायग्राम है हमारा। इधर इस ओर हम लंबाई को नापेंगे और इस ओर हम चौड़ाई को नापेंगे। तो इस प्रकार से इसमें संधि काल होते हैं। तो यहाँ पर नीचे ही नीचे आपको मध्य संधि काल या बाल्यावस्था मिलेगा। ठीक है, उससे एक ऊपर जाएंगे तो ये आपको वय संधि काल या किशोरावस्था मिलेगी। ठीक है, जिसे जीवन का सबसे दुखों का काल कहा जाता है, याद रखिएगा आप। और लास्ट में अगर ऊपर की ओर जाता है बच्चा तो उसे उत्तर संधि काल कहते हैं, और जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है संधि काल के माध्यम से। ठीक है, और इनके नाम मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। मध्य में मध्य संधि काल नहीं है, मध्य संधि काल नीचे की ओर है। ठीक है, तो वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। मध्य संधि काल याद रखिएगा नीचे की ओर है, जिसे बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद वय संधि काल है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, दुखों का काल कहते हैं। उसके बाद उत्तर संधि काल, जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप नाम, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर विकास की बात की जा रही है कि विकास हमारे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर एक सूत्र भी दिया गया है, वंशानुक्रम इनटू वातावरण बराबर विकास। ठीक है, यानी कि विकास हमारा वंशानुक्रम इनटू वातावरण से होता है। ठीक है, सूत्र आपको याद रख लेना है नॉर्मली। देखते हैं, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रियाओं का प्रतिफल है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के प्रभाव से ही हमारा विकास संचालित होता है या प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक पार्कर ने यह सिद्ध कर दिया कि मानव के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का अनुपात 90:10 है। यानी कि हमारे विकास में वंशानुक्रम का कितना प्रभाव होता है, 100% में से 90%, और वातावरण का यहाँ पर 10% प्रभाव होता है। कोई विशेष नहीं है, लेकिन दोनों की अंतःक्रियाओं से ही हमारा विकास होता है। तो 10 सिद्धांत आपको याद रखने हैं। आप इसका PDF जरूर से डाउनलोड करके इसको रिवाइज कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। अगर वीडियो पसंद आई है तो अब प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।